किसके बारे में? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे फ्रेंडली है और जो यूजफुल है हमारे लिए। सबको पता है, ये हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्या किस तरह से वो हमारे लिए यूजफुल हैं और कौन कौन से यूजफुल हैं। उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। एंड क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आई एम श्योर इसको समझने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस बाय ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज इन नेचर। नेचर में मीन्स हम ह्यूमन बीइंग्स तो उसको यूज करते ही हैं, लेकिन नेचर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करती है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचर को सपोर्ट करते हैं बहुत ही फ्रेंडली वे में। कुछ उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स जो है वो ये है। सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूटिलाइज्ड इन मेकिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। आपको पता है ये तो कि उनको स्पॉन्जी बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, वेदर दे आर यीस्ट और एनीथिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ये एक इंडस्ट्री टाइप यूज है, अल्कोहल बनाते हैं जो कि बहुत सारी चीजों में यूज होता है। वाइन बनाने में किया जाता है। एसिटिक एसिड जो आप यूज करते हो विनेगर अपने घरों में भी, उसको बनाने में किया जाता है। सो इंडस्ट्रियल यूज भी बहुत है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इसको हम इंडस्ट्रियल यूज कहते हैं, जिसमें हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट ऐसी चीजें प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिनसे पैसे कमाए जाए या पैसा बनाया जाए लार्ज स्केल पर। दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल यूज। लार्ज क्वांटिटी में हम इनको यूज करते हैं। थर्ड वन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ये बहुत बड़ा यूज है इनका। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में, जिनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। Microorganisms are used in agriculture to increase the fertility of soil by fixing atmospheric nitrogen gas। यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने के लिए, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। फर्टिलिटी जो सॉइल की होती है वो इंक्रीज होती है इसकी वजह से। तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। Microorganisms clean up the environment by decomposing the organic matter of dead plants, dead animals, and animal wastes into harmless and useful simple substances। Means जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं, जितनी भी डेड बॉडीज होती हैं एनिमल्स की, या फिर जो बरी की जाती हैं ह्यूमन बींग्स की, उनको सिंपल सब्सटेंसेस में जो कन्वर्ट करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। और वो सिंपल सब्सटेंसेस कभी भी ह्यूमन बींग्स के लिए या हमारी अर्थ के लिए हार्मलेस नहीं होते हैं। इन दिस वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल इन द नेचर। इस तरह से नेचर उनको यूज करती है रिसाइकलिंग के लिए। नेचर डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ मशीनरी जिसको हम देख सके, बट इट ऑफ कोर्स हैज ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे वो रिसाइकलिंग करवाती है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, हमारा जो एक्सक्रीशन होता है एनिमल्स का, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि कर्ड बनाने में कैसे यूज होता है, ब्रेड बनाने में कैसे यूज होता है, कमर्शियल यूज क्या होता है इसका, जो मैंने इंडस्ट्रियल यूज बोला अभी, मेडिसिन कैसे बनती है मीन्स एक ब्रीफ स्टडी, नॉट हम डिटेल में नहीं कि किस बैक्टीरिया को पकड़ के क्या किया गया उसके साथ कि वो मेडिसिन बन गया, बट एक ओवरऑल आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि किस तरह से वैक्सीनेशन के लिए भी ये हेल्पफुल है, वैक्सीन बनाने में भी, जो पोलियो की है या आजकल हम कोरोना की लगवा रहे वैक्सीनेशन, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रिस्पॉन्सिबल है क्योर करने के लिए। सो मेकिंग ऑफ कर्ड, दही जमानी सबको आती है या नहीं आती है बताओ? घर में किस किस ने देखा है एटलीस्ट, या जानते हो कि कर्ड को कैसे हम बनाते हैं? क्या आप बता सकते हो? यस। कर्ड को बनाने के लिए हमें दूध में क्या डालना पड़ता है? मिल्क के अंदर हमें क्या डालना पड़ता है? थोड़ा सा कर्ड ही डालना पड़ता है। क्यों डालना पड़ता है? क्योंकि उस कर्ड में होते हैं
बैक्टीरिया, यस 1 टेबल स्पून और सो, डिपेंड्स कितनी क्वांटिटी है। उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, फिर अपने आप को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, रिप्रोड्यूस करना, जिससे कि गैसेस रिलीज होती हैं, एसिड्स रिलीज होते हैं। एसिड्स रिलीज होते हैं, आपको पता है जो भी चीज एसिडिक होगी उसका टेस्ट कैसा होता है, एसिडिक चीजें जो होती हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, क्या आप बता सकते हो? जिस भी चीज में एसिड होता है उसका टेस्ट कैसा होगा, वेदर दे आर योर फ्रूट्स और एनीथिंग जो आप खाते हो। नॉट बिटर अर्चित, सॉर होगा। बिटर टेस्ट बेसिस का होता है, कड़वा, बिटर मीन्स कड़वा। कड़वा टेस्ट किससे आता है, बेसिस, जिस जैसे साबुन है उसमें कड़वापन होता है ना, दोज आर बेसिस। जो एसिडिक चीजें होती हैं उनका टेस्ट खट्टा होता है, सॉर। इमली है उसमें भी एसिड होता है। विनेगर इज खट्टा, जिसको आप फूड में यूज करते हो। लेमन जो होता है वो भी खट्टा होता है, उसमें भी एसिड होता है। तो सभी चीजें जिसमें भी एसिड होती हैं उस वो क्या होती है, दही इट सेल्फ इज खट्टी बिकॉज ऑफ दैट एसिड। तो वो एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है, वो एसिड इसीलिए प्रोड्यूस होता है, वो खट्टापन इसलिए आता है क्योंकि बैक्टीरिया जब रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर अपने लिए खाना बनाते हैं तो वो एसिड भी रिलीज करते हैं। एसिड रिलीज करते हैं तो उसकी वजह से आपका जो दूध होता है वो कर्ड में चेंज हो जाता है, खट्टा हो जाता है। So milk is turned into curd by bacteria. In order to make milk, say curd, in order to make curd, a little pre-made curd is added to warm milk. ये भी याद रखना, ठंडे दूध में आप डाल दोगे तो दही नहीं जमेगी, या ठंडा मौसम होगा, जो सर्दियां होती हैं उसमें आप अगर देखोगे घर में आपके पेरेंट्स या आपकी मम्मी अगर दही जमाती हैं तो वो ऐसे ही नहीं जमा देते, उसको फिर वो कपड़े में बंद करके रखते हैं। यस, मिल्क शुड बी वार्म नॉट हॉट एज वेल। ना ज्यादा गर्म होना चाहिए ना ज्यादा ठंडा, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना तो ज्यादा गर्मी सहन कर सकते हैं जिसकी वजह से वो मर सकते हैं, और ज्यादा ठंडा होगा तब भी वो मर सकते हैं जिसकी वजह से दही नहीं जमेगी। सो दोनों ही केसेस में दही सही नहीं जमेगी, खराब हो जाएगा दूध। अगर आपको परफेक्ट कर्ड जमाना है तो उसके लिए वार्म मिल्क होना चाहिए, ल्यूक वार्म होना चाहिए एक्चुअली, जिससे कि एक परफेक्ट एनवायरनमेंट और परफेक्ट टेम्परेचर मिले उन बैक्टीरियाज को रिप्रोड्यूस होने के लिए, जिसकी वजह से आपकी कर्ड अच्छी जमेगी। सो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम, ये मेन होता है जो कि प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को फ्रॉम मिल्क। व्हेन अ लिटिल ऑफ प्री-मेड कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, द लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कर्ड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, बहुत सारे बैक्टीरिया बनते चले जाते हैं। यस, कर्ड को देखो अर्चित, कर्ड बनने के बाद में हम स्टोर, अच्छा सवाल है कि हम उसको फिर कोल्ड एटमोसफेयर में क्यों स्टोर करते हैं। अगर आप कर्ड को कोल्ड टेम्परेचर में स्टोर नहीं करोगे तो क्या होता है, कभी ऑब्जर्व किया है आपने? अगर आप कर्ड को, जब कर्ड जम गई है उसके बाद अगर आपने उसको स्टोर नहीं किया रेफ्रिजरेटर में या ठंडी जगह पर, तो क्या होगा, वो और खट्टी हो जाती है। क्यों खट्टी हो जाती है, क्योंकि वो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होते जाते हैं, जिसकी वजह से वो मल्टीप्लाई करते जाते हैं, जिसकी वजह से दही बहुत ज्यादा खट्टी हो जाती है, जो कि ऑब्वियसली आपके खाने लायक नहीं रहती, उसमें बहुत ज्यादा एसिड हो जाता है, और वो आपकी हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ एसिड and lots of bacteria. So there should be a limitation. तो उस रिप्रोड्यूसिंग को रोकने के लिए कि हमें जितनी दही खट्टी चाहिए थी उतनी हमें मिल गई, अब इसको ठंडी जगह रख देते हैं जिससे कि ये खट्टी ना हो। वो खट्टी ना हो का मतलब यही है कि बैक्टीरिया जो होंगे वो ठंडी जगह पर जाकर मर जाएंगे, ज्यादा ठंडी जगह पर, जिसकी वजह से उनका रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। नो यू कैन नॉट स्टोर इन वार्म प्लेसेस एज वेल, क्योंकि वार्म प्लेसेस का मतलब है, देखो या तो आप वार्म प्लेस का मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कि आपका जो एटमोसफेयर वो इतना वार्म है कि वो बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो वार्म प्लेस में उनको 100 डिग्री जितना तो टेम्परेचर नहीं मिलेगा जिससे वो मर जाए। अगर आप उसको गर्म कर रहे हो डेट इज फाइन, उसको गर्म कर दो तो उस केस में क्या होगा, उसका मिल्क अलग हो जाएगा, जो थिक पार्ट है, और वाटर अलग हो जाएगा। वो एक अलग प्रोसेस है, वो आप आगे जाके रिएक्शंस में पढ़ोगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में रख दोगे, वार्म प्लेस का मतलब आप अगर ये कह रहे हो कि गर्म कमरे में रख देंगे
गर्म कमरे में रखोगे तो वो उसका टेम्परेचर इतना गर्म नहीं होगा कि वो बैक्टीरिया को मार सके, है ना। तो उस केस में बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होते ही रहेंगे, वो खट्टा ही हो जाएगा। फाइन। आई एम श्योर किसी भी के भी घर में ऐसा तो कमरा नहीं होगा जिसमें 100 डिग्री या उससे ऊपर का टेम्परेचर होगा। दैट्स वाई हम उसको रूम टेम्परेचर पर नहीं रखते। वी कॉल इट रूम टेम्परेचर, जो कि परफेक्ट होता है किसके लिए? बैक्टीरियाज को रिप्रोड्यूस होने के लिए। तो लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है लैक्टोज शुगर इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टोज शुगर जो होती है दूध के अंदर, उसको लैक्टिक एसिड में देखो कन्वर्ट करता है। द लैक्टिक एसिड देन कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। बैक्टीरिया का ये काम होता है कि वो जब भी खाना बनाते हैं ना अपने लिए, जब भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो एसिड्स रिप्रोड्यूस करते हैं, एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी, जिसकी वजह से दही खट्टी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके दांत खराब हो सकते हैं। जो आपके दांतों में कहते हैं कीड़ा लग गया, डिके ऑफ टूथ होता है, वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। आपके बैक्टीरिया, अगर आपने खाना खाया तो आपके माउथ पे जो बैक्टीरिया होंगे, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ये आपको बताया गया है। तो वो बैक्टीरिया उस फूड से क्या करते हैं, अपने लिए खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं, पार्टी स्टार्ट हो जाती है उनकी। और जब वो खाना बनाते हैं तो एसिड्स रिलीज होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। और वो एसिड्स क्या करते हैं, आपके दांतों को कोरोड कर देते हैं, खराब कर देते हैं। डेट्स वाई आपको बोला जाता है कि खाने के बाद कुल्ला करो, जिससे कि फूड पार्टिकल्स आपके दांतों में न रह जाए, या फिर ब्रश करो। बोला जाता है या नहीं बोला जाता है, या नहीं बताया किसी ने आज तक? दूध पीते हो तो आपको डराया जाता है कि दूध पी के बाहर नहीं जाना है। दूध पी के बाहर क्यों नहीं जाना है, मीठा खा के बाहर क्यों नहीं जाना है? कभी आपने सुना है कि मीठा खा के बाहर नहीं जाते हैं? उसका रीजन क्या होता है? अगर आप स्वीट्स खाओगे, दूध पीकर बाहर जाओगे, तो आपके दांतों में ये जो बैक्टीरिया होंगे वो स्वीट से बहुत जल्दी, यहाँ पर आप देखो, शुगर टू एसिड, जब भी उनको शुगर मिलती है बहुत जल्दी एसिड बनाना स्टार्ट कर देते हैं वो बैक्टीरिया, जिसकी वजह से आपके दांतों का जो खराब होना है वो बहुत जल्दी जल्दी शुरू हो सकता है। दैट्स वाई आपको बोला जाता है कि दूध पी के कुल्ला करो तभी बाहर जाना है, या मीठा खा के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो इसका मतलब है बहुत लंबे समय तक आप पानी नहीं पियोगे या कुल्ला नहीं करोगे, तो आपको घर से कुल्ला करके या कुछ नमक की चीज खिला के भेजा जाता है, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। मेन रीजन ये होता है। कोई अगर आपको ये बोलता है कि दूध पी के बाहर जाओगे तो कुछ उल्टी सीधी बातें बताते हैं, दैट इज नॉट द रीजन। वो आपको सिर्फ डराने के लिए कहा जाता है, जिससे कि आप कर लो। मेन रीजन उसका साइंटिफिक यही होता है कि आप अगर कुछ ऐसा खाकर, मीठा खा के या दूध पी के बाहर जाते हो, तो वो बहुत जल्दी बैक्टीरियाज उसको एसिड में चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके दांत खराब हो सकते हैं। यस, भूत से डराया जाता है कि भूत पीछे पड़ जाएगा, वॉट एवर। देर इज नथिंग लाइक भूत, भूत भूत कुछ नहीं होता है ऐसा। मेन रीजन जो होता है साइंटिफिक, वो यही होता है। आप अपने घर में जितनी भी चीजें सुनते हो ना कि ये करने से वो हो जाएगा, वो करने से ये हो जाएगा, वो मोस्टली आपकी साइंटिफिक चीजों से जुड़ी हुई हैं। बस उनको क्योंकि बच्चों को समझाया नहीं जा सकता, तो उनको फिर भूत का या किसी और चीज का डर दिखाया जाता है। बट उनके पीछे अगर आप देखोगे, सबके पीछे साइंटिफिक रीजन है या फिर लॉजिकल रीजन है, चाहे वो कोई भी चीज हो। सो नाउ यू नो कि लैक्टिक एसिड से कैसे कन्वर्ट हो जाता है मिल्क कर्ड में। तो आपको इसमें मेन चीज क्या याद रखनी है कि कर्ड को जमाने के लिए, कर्ड को बनाने के लिए हमें एक छोटी सी कर्ड, थोड़ी सी कर्ड और चाहिए होती है, जिसमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्पेशली कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है? लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, जो कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है? वो लैक्टोज शुगर को, मीन्स उसके अंदर जो शुगर होती है, दूध के अंदर मिठास होती है, उसको एसिड में कन्वर्ट करता है। फालतू में कन्वर्ट नहीं करता है। वो कन्वर्ट क्यों करता है? क्योंकि वो फूड अपने लिए बना रहा होता है, जिसकी वजह से एसिड उसमें से रिलीज होता है। अंडरस्टूड? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो। रात को ब्रश करके भी इसीलिए सोते हैं, यस, क्योंकि आपके फूड पार्टिकल्स आपके दांतों में ना रह जाएं, जिससे कि बैक्टीरिया उससे पार्टी स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने खाना खा के, मीठा खा के सो गए, तो बैक्टीरियाज की तो पार्टी हो जाएगी, वो रात भर खाना बनाएंगे, खाएंगे, रिप्रोड्यूस होंगे, और आपके दांतों में एसिड्स को रिलीज कराएंगे, जिससे कि आपके दांत हो जाएंगे खराब, कोरोड हो जाएंगे। वो जो बोला जाता है ना दांतों में कीड़ा लग गया, वो कीड़ा एक्चुअली बैक्टीरिया को ही बोला जाता है। कोई ऐसे फिजिकल कीड़ा नहीं दिखाई देगा आपको उसमें, दांतों में।
वो कीड़े का मतलब है कि बैक्टीरियाज हो गए हैं जिन्होंने एसिड बना बना के आपके दांतों को खराब कर दिया। और वो मोस्टली तभी होता है जब बहुत बच्चे शुगर खाते हैं, मीन्स कैंडीज खाते हैं। कैंडीज खाने से, चॉकलेट्स खाने से कभी भी दांत खराब नहीं होते हैं। दांत खराब कब होंगे? जब आप कैंडीज खाने खाने के बाद, चॉकलेट खाने के बाद में कुल्ला नहीं करेंगे, गागल नहीं करेंगे। आप अपने मुंह से अगर बिल्कुल शुगर को हटा देंगे तो आप सेफ रहेंगे, आपके दांत हमेशा सही रहेंगे। आपने देखा है कभी कभी कि मूवीज में या हॉलीवुड के मूवीज में देखा होगा कि वो च्युइंगम बहुत खाते हैं। डू यू नो च्युइंगम क्यों खाते हैं? उनका मुंह चलता ही रहता है, च्युइंगम चबाते रहते हैं। कभी देखा है? बहुत ज्यादा च्युइंगम खाई जाती है। च्युइंगम कोई टेस्ट नहीं देती है। च्युइंगम पता है क्या करती है? च्युइंगम इज गुड फॉर टीथ। च्युइंगम उन बैक्टीरिया को खत्म करने में बहुत हेल्प करती है। अगर आप च्युइंगम चबाते हो, आपको नहीं चबानी है, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, तो उससे क्या होता है, जो दांतों में एसिड रिलीज होता है बैक्टीरिया से, वो न्यूट्रलाइज होता है च्युइंगम में, क्योंकि मिंट होता है और बेसिस होते हैं। वो मस्कुलर एक्सरसाइज तो होती है साथ में, जो बेसिस होते हैं वो दांतों के पीएच लेवल को खत्म कर देते हैं, जिसकी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से दांत खराब नहीं होते। तो च्युइंगम खाना इज एक्चुअली एडवाइजेबल बाय डेंटिस्ट। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि आप खाना शुरू कर दो। आप लोग अभी इतना ज्यादा स्वीट्स वगैरह नहीं खाते हो, या आपका लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है कि आप ब्रश नहीं करते होगे। सो यू डोंट नीड दैट। आप सुबह शाम ब्रश करो, दैट इज इनफ फॉर यू। चलो, तो उसके बाद में आता है मेकिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड स्पॉन्जी कैसे हो जाती है? ब्रेड के अंदर जो ये छोटे छोटे पोर्स हैं वो कैसे बन जाते हैं? आप तो रोटी भी बनाते हो, रोटी में ऐसा क्यों नहीं होता है? जो घर में हम पराठा रोटी बनाते हैं वो इतना ज्यादा क्यों नहीं फूलता है? ब्रेड क्यों फूल जाता है? तो इसमें भी क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक और खासियत होती है, जब वो रिप्रोड्यूस होते हैं, जब उनको हीट मिलती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। उसी की वजह से वो गैस जब बाहर निकलने की कोशिश करती है, इसके अंदर बहुत सारे, सपोज करिए आटा था, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, और जब उनको हीट प्रोवाइड कराई गई तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई उनमें से। अब वो गैस आटे से बाहर निकलने की कोशिश तो करेगी, तो वो बाहर निकलने की कोशिश में छोटे छोटे छेद बनाकर उससे निकलना स्टार्ट करती है, और फूलने लग जाती है उस हवा की वजह से। जब वो प्रेशर अंदर से डालती है तो वो फूल जाती है, क्योंकि वो हवा बाहर निकलनी चाहती है। उस वजह से ये ब्रेड जो होती है वो स्पॉन्जी बन जाती है। सो अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस चीज में हेल्प कर रहे हैं। यीस्ट होता है जिसको बेकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए। व्हेन यीस्ट इज मिक्स्ड इन डो फॉर मेकिंग bread, the yeast reproduces rapidly and gives out carbon dioxide। बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस करती है, जिसके बबल्स जो होते हैं वो आटे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, या आटे को उस गैस से भर देते हैं। और उस गैस के भरने से आटे का जो वॉल्यूम होता है, डो का वॉल्यूम, वो बढ़ जाता है, और वो बन जाता है स्पॉन्ज। दिस मेक्स द ब्रेड rise। The holes in the bread are due to the bubbles of carbon dioxide gives off during the baking process। जब उनको हीट मिली तो उन्होंने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो वो डो से, आटे के डो से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से आटा उन बबल्स की वजह से फूलता चला जाता है, और उसमें ये छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। सो दिस इज हाउ केक्स एंड जो ब्रेड है वो स्पॉन्जी बन जाती है। आप जब भी ब्रेड, केक्स, ढोकला, इस टाइप की स्पॉन्जी चीज बनाओगे, तो उसमें आप देखोगे कि हमेशा उसमें बेकिंग पाउडर या यीस्ट डाला जाएगा। बेकिंग पाउडर एंड यीस्ट दोनों में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो उनको, बेकिंग पाउडर में सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रिएक्शन से। और यीस्ट जो होता है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ब्रेड कैसे सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन जाती है। किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज पूछो।
यस कनिष्क, अब आ रही है? सॉरी मैं नाम भूल जाता हूँ, कौन? काव्यांश। अब आ रही है आवाज? हाँ, मैं बोल ही नहीं रहा था बच्चे, मैं जस्ट आप लोगों के रिस्पॉन्सेज देख रहा था। इनो भी डालते हैं, यस तनिषा, इनो भी इसीलिए डालते हैं क्योंकि उसमें से गैस रिलीज होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, रेस्पिरेशन का देखो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है। आप जब रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक तरह से आप सांस लेना समझ लो थोड़ी देर के लिए। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना। तो जब आप सांस लेते हो तो कौन सी गैस आप एक्सहेल करते हो? कौन सी गैस एक्सहेल होती है जब आप सांस लेते हो छोड़ते हो? एक्सहेल मीन्स बाहर कौन सी गैस निकालते हो आप अपनी बॉडी से? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही चीज है, जब रेस्पिरेशन ये बैक्टीरियाज करते हैं तो बहुत सारी रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये स्पॉन्जी हो जाती है। इसके बाद में है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स वाइन, अल्कोहल एंड ऑल। Microorganisms are used for a large scale production of alcohol and acetic acid. अल्कोहल का जब भी नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक नेगेटिव इमेज आ जाती है, अल्कोहल मीन्स शराब। नो, अल्कोहल इज डिफरेंट, जो कि बहुत यूजफुल भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में यूज किया जाता है। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट लिक्वर जिसमें इसको यूज किया जाता है, बहुत अलग अलग चीजें हैं जिसमें अल्कोहल का यूज होता है, जिसमें आपके मेडिसिन भी होते हैं कई, जो कफ सिरप होते हैं उसमें भी बहुत यूज होता है। सो इट इज वेरी यूजफुल। यीस्ट जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको फ्रूट्स के साथ में, मेनली फ्रूट्स के साथ में जब प्रोसेस किया जाता है तो अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, या विनेगर भी प्रोड्यूस होता है। किसी को पता है विनेगर? गांव अगर आपका विलेज से किसी का कांटेक्ट है तो विनेगर कैसे बनाते हैं, सिरका जिसे हिंदी में बोलते हैं, हाउ डू वी प्रिपेयर सिरका और विनेगर? किसी को पता है सिरका या विनेगर कैसे बनाया जाता है? सिरका या विनेगर बनाने के लिए नेचुरल जो प्रोसेस होता है उसमें गन्ने का जो रस होता है मेनली, उसको उसमें थोड़ा सा यीस्ट डालकर उसे दबा दिया जाता है। दबा दिया जाता है मीन्स एक थोड़े से कूल प्लेस पर रख दिया जाता है। तो उसमें यीस्ट क्या करता है, फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स उसमें बहुत सारी गैसेस रिलीज करना और एसिड रिलीज करना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो, क्योंकि शुगर होती है, शुगर को एसिड में चेंज करता है। अभी मैंने बताया आपको कि बैक्टीरिया जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो शुगर को एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ये उनकी एक क्या कहते हैं प्रवृत्ति होती है, हॉबी होती है, काइंड ऑफ खाना अपना अपने आप को सरवाइव कराने के लिए। तो वो धीरे धीरे उस शुगर केन के जूस को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे विनेगर बन जाता है। बहुत खट्टा होता है विनेगर, आपको पता है सिरका जो होता है, तो वो इसी तरह से बनता है। दीज आर ऑल सब्सटेंसेस जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनाते हैं। सो दिस अल्कोहल इज देन यूज्ड इन मेकिंग वाइन, बियर, विस्की एज वेल एज इंडस्ट्रियल स्पिरिट। बच्चे नेट इश्यू होगा अर्चित, अगेन आपकी तरफ से, तो थोड़ा सा देखो। So we can now say that yeast is used to produce alcoholic drinks such as wine, beer, whiskey, etc., and industrial spirit. Yeast is capable of converting sugar into alcohol and carbon dioxide. The sugar for making alcohol comes from substances such as cane juice, fruit juices, or from substances such as barley, maize, rice. इन सभी में शुगर या स्टार्च होता है ना? स्टार्च जो होता है वो भी शुगर का ही एक फॉर्म होता है, जिसको शुगर के बाद में कन्वर्ट करके उसको एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ यीस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्मेंटेशन किसे बोलते हैं? तो इसमें आप क्या लिखोगे? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ यीस्ट। जब हम यीस्ट की हेल्प से किसी भी शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, और जो अल्कोहल होता है वो इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। फर्मेंटेशन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? फर्मेंटेशन लुई पास्टर इन 1857 में इसको डिस्कवर किया था इन्होंने। In order to make alcohol, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, maize, rice.
केन जूस एंड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। जो अल्कोहल है वो मेनली नेचुरल सब्सटेंसेस से ही बनाया जाता है। मेनली उसमें फ्रूट्स होते हैं या फिर वैसे प्रोडक्ट्स जिनके अंदर स्टार्च होता है। पोटैटो से भी अल्कोहल बनाया जाता है। इफ यू हैव हर्ड अबाउट वोडका, वोडका एक अल्कोहल होता है, वो मेनली पोटैटो से बनाया जाता है क्योंकि पोटैटो के अंदर बहुत सारे स्टार्च होता है। Alcohol is said bad thing because it is injurious for health. See, it is harmful for health actually. It's not about alcohol only. आप कोई भी अच्छी चीज भी खाओगे बच्चे, यस, रोटन ग्रेप से भी बनाया जाता है, यस, जिसमें भी स्वीटनेस होगी। सो अल्कोहल ही नहीं बच्चे, कोई भी चीज आप अगर बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में लोगे। अल्कोहल इज वेरी यूजफुल। पुराने लोग जो होते थे, किसी को अगर कोल्ड होता था या फीवर होता था, इवन बच्चे, तो उनको 1 टेबल स्पून अल्कोहल दिया जाता था, ब्रांडी जिसको बोलते हैं, विच इज अ प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल। तो उससे उनका फीवर कोल्ड सही हो जाता था। इट्स लाइक अ मेडिसिन। स्नेक, अगर आपने सुना होगा, जैसे स्नेक का जो जहर होता है, स्नेक का जो जहर होता है वो बहुत हार्मफुल होता है, लेकिन वो मेडिसिन में यूज किया जाता है क्योंकि उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी आपके लिए बहुत यूजफुल भी होती है। जस्ट गिव मी अ मिनट। मेड बाय फ्रूट्स एंड शुगर, यस, क्योंकि फ्रूट्स एंड शुगर्स में को ही एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि अल्कोहल इज नॉट अ बैड थिंग, बट एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल इज डेफिनेटली अ बैड थिंग। एक्सेसिव तो आप चॉकलेट्स खाओगे तो वो भी आपके लिए हेल्थ के लिए हार्मफुल होंगे, करेक्ट। आप शुगर खाओगे वो भी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। बस अल्कोहल को पीकर जो माइंड है वो सही नहीं रहता है, थोड़ा सा इधर गड़बड़ा जाता है, दैट्स व्हाई दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ बैड थिंग। अदरवाइज कोई भी एक्सेसिव चीज आपके लिए बुरी ही है। आप कोई खेल खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो, एक्सेसिव खेल रहे हो, दैट इज हार्मफुल फॉर यू। आप कुछ भी खा रहे हो, खाना भी ज्यादा खा रहे हो, अगर जितना आपको खाना है उससे ज्यादा खा रहे हो, दैट इज हार्मफुल फॉर यू। खाने में एक ही चीज को बार बार खाए जा रहे हो, पिज्जा ही पिज्जा खाए जा रहे हो, दैट इज हार्मफुल फॉर यू। सो एवरीथिंग जो भी आप एक्सेसिव लोगे वो हार्मफुल होगा, और अगर आप उसको सही क्वांटिटी में लोगे, सही तरह से यूज करोगे, दैट कुड बी यूजफुल फॉर यू, हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है। सो अल्कोहल इज नॉट अ बैड थिंग, बट एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल इज बैड थिंग। आप जो कफ सिरप पीते हो उसमें भी अल्कोहल होता है। अगर कभी आपने पिया हो कफ सिरप, तो उसमें आपको पीते ही नींद आती है। क्यों आती है? बिकॉज वो इंटेंशनली उसमें इसलिए मिलाया जाता है। कफ सिरप जो होता है उसमें आपके चेस्ट में जितना भी इंफेक्शन है उसको अल्कोहल खत्म कर देता है। जो भी आपके फ्लैम वगैरह कंजस्टेड है आपका चेस्ट अंदर से, तो उसको क्लीन अप कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो कफ है वो काफी हद तक सही हो जाता है। सो दैट उसमें भी अल्कोहल का थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा पार्ट होता है। इट इज वेरी यूजफुल, बट अगेन, हर यूजफुल चीज को, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी कि उसको एक्सेसिव यूज करना ही करना है। लाइक प्लास्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा था, दोज वर यूजफुल, लेकिन उसको इतना ज्यादा यूज करने लग गए हम लोग कि वो हमारे लिए एक जी का जंजाल बन गया है कि उससे अब निजात कैसे पाई जाए। सो अल्कोहल में आपको याद रखना है कि फर्मेंटेशन से बनता है। फर्मेंटेशन में शुगर्स को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, और ये उन्हीं चीजों से बनता है जिसमें स्वीटनेस होती है, मीन शुगर होती है या फिर स्टार्च होता है। फाइन। चलो विनेगर के बारे में भी पढ़ते हैं। विनेगर में क्या होता है? विनेगर में भी a dilute solution of acetic acid is called vinegar. See, विनेगर जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है, लेकिन डाइल्यूटेड होता है। डाइल्यूटेड का मतलब होता है उसमें कुछ पानी मिलाकर उसके असर को कम कर दिया जाता है। कोई भी ऐसी चीज, जैसे सपोज करो आप दाल बना रहे हो और दाल में बहुत ज्यादा नमक पड़ गया या खटाई पड़ गई, जिसकी वजह से उसको खाया नहीं जा सकता, दैट इज हार्मफुल फॉर यू। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट, बट वो हार्मफुल भी होगी आपके लिए। तो उसको डाइल्यूट किया जाता है पानी मिलाकर। डाइल्यूट मीन्स उसमें इतना पानी मिला दिया जाता है गर्म करके,
सो डैट कि उसका टेस्ट तो सही हो ही जाए, बाकी जो उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो भी कम हो जाता है। तो उसी तरह से जो एसिटिक एसिड होता है उसमें पानी मिलाकर उसे एडिबल बना दिया जाता है, जिसे हम विनेगर बोलते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन से क्या बना? अल्कोहल, और अल्कोहल को बैक्टीरियाज ने किस में कन्वर्ट किया? एसिटिक एसिड में। In order to produce acetic acid on a large scale, first alcohol is made by using yeast। ये प्रोसेस याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछता है क्या क्या हम डायरेक्ट एसिटिक एसिड बना देते हैं, नहीं, सबसे पहले हम अल्कोहल बनाते हैं और फिर अल्कोहल में बैक्टीरियाज को ऐड किया जाता है, जिससे कि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? यस, एसिटिक एसिड में। सॉरी अबाउट दैट, जस्ट गिव मी। ठीक है, तो पहले जो भी सब्सटेंस है उससे अल्कोहल बनेगा, मींस शुगर से या फिर स्टार्च से, और उसके बाद में उसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है बाय एडिंग बैक्टीरिया। सो एसिटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया है जिसको यूज किया जाता है। यू कैन नोट दिस डाउन। लैक्टोबैसिली था जिससे कर्ड बनाई गई थी, यीस्ट से क्या बनाया गया? अल्कोहल। और एसिटोबैक्टर है जिससे एसिड बनाया जाता है, सर, एसिटिक एसिड। ये मेन पॉइंट्स हैं आपके, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे तो उसमें बहुत आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि इनमें से कौन सा है जिससे एसिटिक एसिड बनाया जाता है और कौन सा है जिससे अल्कोहल बनाया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, एसिटिक एसिड है तो ये वाले लिखोगे, अल्कोहल है तो यीस्ट लिखोगे, कर्ड है तो लैक्टोबैसिली, आपको पता है। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। मेडिसिनल यूज क्या होता है? चलो मेडिसिनल यूज के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडिसिनल यूज में हम वैक्सीन को भी पढ़ेंगे और नॉर्मली इसको मेडिसिन में कैसे यूज किया जाता है। इसमें पेंसिलिन, पेंसिलिन का नाम सुना है कभी किसी ने? पेंसिलिन एक होता है मेडिसिन, एंटीबायोटिक है पेंसिलिन। किसी ने सुना है पेंसिलिन के बारे में? यस और नो? ओके तनिषा, एनीवन एल्स? हाँ जी, चलो ठीक है, वो कोई बात नहीं। पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक ही होता है। देखो एंटीबायोटिक्स क्या होता है, सपोज आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हुई है जिसमें जो बैक्टीरियाज की वजह से हुई है, तो उन बैक्टीरियाज को खत्म करने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपकी बॉडी में छोड़ा जाता है जो आपके लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। सो एंटीबायोटिक्स भी ऐसी कोई चीज होती है, एक तरह की चीज होती है जो आपकी बॉडी में से कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियाज को खत्म करने के लिए आपकी बॉडी में छोड़ी जाती है इंटेंशनली। चलो देखते हैं इनका यूज कैसे होता है। A medicine which stops the growth of or kills the disease causing microorganism is called an antibiotics। Means एक ऐसी मेडिसिन जो आपकी बॉडी में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करती है या फिर किल करती है उन्हें, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई डिजीज हो रही है, उनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए और उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए ही हम क्या यूज कर रहे हैं? एक ऐसी चीज एंटीबायोटिक जो किससे बनी है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनी है।
लेकिन ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये वाले जो है जो डिजीज कॉज कर रहे हैं वो हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो इनको खत्म करने के लिए हम फ्रेंडली वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में भेजते हैं, उनसे बनी दवाइयों को, जो कि इनकी ग्रोथ को और इनकी रिप्रोडक्शन को कम या खत्म करती है। Some of the common antibiotics which are made from fungi and bacteria are penicillin, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब कुछ दवाइयां हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। तो इनका हम यूज करते हैं। और ये किससे बनती है? फंजाई से बनती है। देखो फंजाई का नाम आते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि फंजाई एक हार्मफुल सब्सटेंस है जो हमारे लिए हार्मफुल होगा ऑब्वियसली, लेकिन इट्स नॉट ट्रू। फंजाई से दवाइयां भी बनाई जाती है, मेडिसिन भी बनाई जाती है, बैक्टीरिया से भी दवाइयां बनाई जाती हैं। Antibiotics kill the disease causing microorganisms but usually do not damage human body cells. Antibiotics जो होते हैं इनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करते हैं, ह्यूमन बॉडी के सेल्स को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते हैं। यूजुअली कभी कभी कोई साइड इफेक्ट किसी किसी को दूसरी वजह से हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये ह्यूमन बॉडी के सेल्स को अफेक्ट नहीं करते। दैट्स वाई इनको खाने से हमें प्रॉब्लम कुछ और नहीं होती है। वरना ऐसा हो सकता है कि हमने कोई एंटीबायोटिक्स खाई तो उसने इनको तो खत्म कर दिया, लेकिन खुद के अंदर जो थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनसे कुछ और इफेक्ट पड़ गया, जिनको साइड इफेक्ट्स बोलते हैं। बट एंटीबायोटिक्स से ऐसा यूजुअली नहीं होता है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय चांस एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टाइनी फंगस को एब्जॉर्ब कर ऑब्जर्व कर रहे थे, सॉरी। उससे उन्होंने कुछ देखा कि उन्होंने फंगस के जो कुछ पार्टिकल्स या कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फंगस था उसको वो ऑब्जर्व कर रहे थे। तो वो जो फंगस था उसने एक उसी के साथ में एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, उस फंगस ने उसको किल करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स जैसे ही उन्होंने फंगस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसके साथ में रखा, बाय चांस वो ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये इसको खत्म कर रहा है, इस दूसरे वाले बैक्टीरिया को या दूसरे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो उससे उन्हें आइडिया आया कि इससे तो हम इसका यूज शायद दवाई की तरह भी कर सकते हैं, कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको भी खत्म किया जा सकता है। सो बाय चांस उनसे इस तरह से पेनिसिलिन की खोज हुई। ठीक है, ये इंटेंशनली नहीं था, अनइंटेंशनली उन्होंने इसकी खोज कर ली दिमाग लगाकर कि इसका यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये बाहर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रहा है तो अंदर हमारे बॉडी के अंदर जाकर भी उनको खत्म करेगा, जिसकी वजह से हमें इन छोटे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज जो हो रही है उससे शायद छुटकारा मिल जाए। सो आपको ये याद रखना है, पेनिसिलिन एक तो बाय चांस डिस्कवर्ड हुआ था, दूसरा ये एक मेडिसिन है जिससे जो फंगस से बनाई जाती है। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट मैनी डिजीजेस इन ह्यूमंस। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। बहुत यूजफुल चीज है। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस। वायरसेस को ये खत्म नहीं कर सकते। सी वायरसेस क्या होता है, देखो एंटीबायोटिक्स जो होती है वो मोस्टली किल करती है दूसरे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लेकिन वायरसेस मैंने बताया था कि दे आर नॉट लिविंग थिंग एक्चुअली, उनको मारा नहीं जा सकता, दे कैन नॉट बी किल्ड। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स इस पर इफेक्ट नहीं करते हैं। तो जितनी भी वायरसेस से आपको बीमारियां होती हैं वो एंटीबायोटिक्स से नहीं हील की जा सकती। एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज टू ट्रीट मैनी डिजीजेस इन एनिमल्स। तो नो, फॉर एवरी डिजीज वी डोंट यूज, यस, फॉर एवरी डिजीज हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं एक्सेप्ट सम वायरसेस। और कुछ और भी केसेस होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं। वो डिपेंड करता है कि बॉडी में जिसके बॉडी में उसका यूज करा जाना है एंटीबायोटिक्स का। कई बार ऐसा होता है कि एलर्जीज जो होती हैं, दैट इज अनदर थिंग जो आप 10th क्लास में पढ़ोगे। एलर्जीज 10th नहीं शायद 11th में, एलर्जीज की वजह से हम एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं करते। कई बार हम उस केस में तो बहुत सारी चीजों का यूज नहीं कर सकते। सो वायरसेस वाली चीजों में हम जो भी डिजीज वायरसेस से होती है उसमें हम एंटीबायोटिक्स का यूज
नहीं कर सकते। और एंटीबायोटिक सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, एनिमल्स के लिए भी होते हैं। एनिमल्स की डिजीजेस को भी रोकने के लिए, खत्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। आपने पेट्स वगैरह के लिए देखा होगा, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए गोलियां लाई जाती हैं, दवाई लाई जाती है, तो दोज आर एंटीबायोटिक्स, जो उनकी किसी स्पेसिफिक कारण से हुई बीमारी को खत्म करने में हेल्प करती है। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। अब देखो, ह्यूमन बींग्स में भी यूज हो रहे हैं, एनिमल्स में भी यूज हो रहे हैं, और प्लांट्स में भी यूज हो रहे हैं। तीनों में ही यूज हो रहे हैं। सो कितने यूजफुल हैं? एंटीबायोटिक्स आर one of the most useful thing made by microorganism। अगर मेडिकल उसमें देखोगे आप, तो मेडिकली ये बहुत यूजफुल है। ठीक है। एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज टू ट्रीट मैनी डिजीजेज इन एनिमल्स, जिसमें कैटल्स लाइक काउज, बफेलोज, पोल्ट्री, बर्ड्स। इसमें माइक्रोबियल डिजीजेज जो होती हैं एनिमल्स में, उनको कंट्रोल करने में इसका यूज किया जाता है। फाइन। लेकिन इसमें कुछ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कॉमन कोल्ड के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते। सी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एंटीबायोटिक्स कॉमन कोल्ड के लिए यूज करी जा सकती हैं? बताइए, क्या आप इसको कॉमन कोल्ड के लिए यूज कर सकते हो एंटीबायोटिक को? यस और नो? जुकाम हुआ है तो कर सकते हो? नहीं कर सकते बच्चे। काव्यांश, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जुकाम किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। और अभी आपको बताया गया कि जो वायरसेस होते हैं उनको एंटीबायोटिक्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म नहीं कर सकते, उनके लिए ये इफेक्टिव नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या एंटीबायोटिक्स जुकाम होने में हेल्प कर सकते हैं। ये पूरा लिखा आ जाता है कि एक लड़का है, उसे कोल्ड हुआ है, कॉमन कोल्ड हुआ है, तो वो एंटीबायोटिक्स खा लेता है, तो क्या वो उस पर असर करेगा या नहीं करेगा, या उसका कोल्ड सही होगा या नहीं होगा? तो उसमें आप जवाब लिखोगे नो। क्योंकि जो कोल्ड हुआ है वो एक वायरस की वजह से होता है, कॉमन कोल्ड, जो कि एंटीबायोटिक से नहीं किया जा सकता सही। फ्लू, वायरल फीवर, ये सब जो वायरस से कॉज्ड है डिजीजेस, इनको हम एंटीबायोटिक से नहीं सही कर सकते। लेकिन जिनको कर भी सकते हैं उनके लिए भी हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। हम ऐसे ही नहीं कि हमने गोली ली और खा ली। यस, उनके अंदर एंटीबायोटिक्स, अर्चित, दे आर नॉट एंटीबायोटिक्स। उनके अंदर कुछ और होता है, जिसकी वजह से आपका कोल्ड वगैरह वो भी खत्म नहीं होता है। आपने अगर कभी सुना होगा अपने घर वालों से या किसी से भी, कॉमन कोल्ड या ऐसी चीजें जो होती हैं, उनके लिए मेडिसिन कभी भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं होती हैं, मना करते हैं कि मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। बिकॉज वो कॉमन कोल्ड जो है आपका, वो वायरसेस की वजह से हुआ है, जो कि धीरे धीरे खुद ही जाएगा, जब वो वायरस वायरस अनइफेक्टिव हो जाएगा या आपकी बॉडी से निकल जाएगा। सो अगर आप दवाई खा के किसी कॉमन कोल्ड को खत्म करते हो, तो प्रोबेबली वो आपको फिर से होगा विद इन अ फ्यू डेज। प्रोबेबली वो फिर से हो जाएगा। लेकिन हाँ, मेडिसिन हैं कुछ जो इसको कम करने में हेल्प करती हैं, बट दे आर नॉट एंटीबायोटिक्स। वो एंटीबायोटिक्स नहीं होते हैं। मेडिसिन सारे एंटीबायोटिक्स थोड़ी होते हैं बच्चे, अलग अलग मेडिसिन होते हैं। किस किस को आवाज नहीं आ रही? और ऋतिक को आवाज नहीं आ रही है? एक बार बता दो कंफर्म, किस किस को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, चलो आ गई। तो बच्चे अपना नेटवर्क भी चेक कर लिया करो बिफोर टेलिंग मी कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है। सो क्या क्या प्रिस्क्रिप्शंस लेने होते हैं, हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं अगर हमें कुछ बीमारी हुई है? ऐसा नहीं है कि आप स्टोर पे गए और आपने एंटीबायोटिक्स मांग ली। नो, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। आप डॉक्टर के प्रेस्क्राइब करने पर ही एंटीबायोटिक लोगे। अ पर्सन मस्ट कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। अगर आपको कोई बीमारी हुई है जो एंटीबायोटिक से सही की जा सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी सही होगी जब आप फुल कोर्स लोगे। फुल कोर्स का मतलब है 2 दिन का कोर्स। आपको कोई कोई दवाई दी जाती है कि 2 दिन खानी है, सुबह शाम ऐसे खानी है, या कोई दवाई 3 दिन खानी है, कोई 4 दिन खानी है, कोई एक हफ्ते
कुछ ज्यादा दिन के लिए भी खाई जाती हैं, जैसे टाइफाइड वगैरह होता है तो उसमें आपको 15-15 दिन का कोर्स दिया जाता है। बहुत सारी दवाई दी जाती है। तो आपको अगर सही करनी है बीमारी वो, तो आपको फुल कोर्स लेना पड़ेगा। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन इन प्रॉपर डोजेज एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर्स। इफ अ पर्सन टेक्स एंटीबायोटिक्स इन रॉन्ग डोजेज, इट मे मेक द एंटीबायोटिक्स लेस इफेक्टिव। आपने ये भी बात सुना होगा कि ज्यादा दवाई नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि उनका असर कम हो जाता है। तो वो बात बिल्कुल सही होती है कि अगर आप ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी पर काम करना खत्म कर दे या कम कर दे, क्योंकि आपकी बॉडी के जो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो उससे इम्यून हो जाएंगे। कभी आपने देखा है इम्यून का मतलब? आप अगर एक ही टाइप की, पहले भी शायद मैंने बताया था, मच्छर भगाने की चीज को या फिर कॉकरोच भगाने की चीज को, स्प्रे को यूज करते हैं, तो कुछ मंथ के बाद में वो चीज उन पर असर करना बंद कर देती है। आप ये सोचते हो कि हमने मैट लगाया है, गुड नाइट लगाई है, बट मच्छर तो तब भी आ रहे हैं, या फिर कॉकरोचेस खत्म नहीं हो रहे हैं चाहे आप कितना भी स्प्रे कर लो। तो उसका मतलब ये होता है वो इम्यून हो जाते हैं। उसी तरह से आपकी बॉडी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कई बार ऐसा होता है आप जब बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हो, हर चीज पे, हर छोटी छोटी बात पे आप दवाई खानी शुरू कर दोगे, तो वो आपकी बॉडी पर असर करना बंद कर देगी, जो कि आपके लिए ही हार्मफुल है। सो एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ तभी खानी चाहिए, और उतनी ही खाने चाहिए जितना डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। सो एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज टू ट्रीट मैनी डिजीजेस, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ में। ना तो एनिमल्स को अपनी तरफ से देने चाहिए, ना प्लांट्स को, और ना ही खुद। आप जब भी एंटीबायोटिक्स या कोई भी दवाई लेना चाहते हो तो प्लीज पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो। ऐसा नहीं है कि आपको खुद दवाई पता है। जैसे अभी बताया है, बहुत सारे घरों में होता है कि एक क्रोसिन ले आओ, एक पैरासिटामोल ले आओ, सिनारेस्ट ले आओ, और खुद लाकर खा लेते हैं। दैट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। वो आपके लिए सही नहीं है। आई नो सबको इतनी नॉलेज होती है कि भाई चलो ले आते हैं और खा लेते हैं, बट नॉट जस्ट एंटीबायोटिक्स, कोई भी मेडिसिन है आपको कभी भी खुद से नहीं खानी चाहिए, हमेशा डॉक्टर से पूछकर खाना चाहिए। और उस केस में डॉक्टर के पास ही आप जाओ वो भी जरूरी नहीं है। आप सभी अपना एक फैमिली डॉक्टर रख सकते हो। मींस आप एक डॉक्टर चूज करो, उसका नंबर ले लो अपने पास, यू हैव अ फैसिलिटी ऑफ टेक्सटिंग हिम, कॉलिंग हिम। जस्ट अगर आप पूछ भी लोगे कि सर हमें ये हुआ है, हम इसके लिए कौन सी दवाई लें या क्या ये हम ले लें, तो वो आपको खुद ही सजेस्ट कर देंगे। बहुत इजी होता है, कोई भी डॉक्टर मना नहीं करते हैं। आप उनसे अगर एडवाइस लोगे तो खुद से ना मांग कर आप उनकी बात सुनो। ठीक है? कभी भी खुद से गोली खाने की कोशिश मत करना कि हमें बुखार है चलो ये खा लेते हैं, नहीं। दैट इज नॉट एडवाइजेबल। सो ये तो था एंटीबायोटिक्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। वैक्सीन, और उसके बाद में सॉइल फर्टिलिटी, फिर उसके बाद में जो डिजीज हैं इनसे होती हैं उस, और फूड पॉइजनिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में रहते हैं। काफी लेंथी चैप्टर था, लेकिन ये हो जाएगा। तो मुझे कुछ कुछ बच्चों ने तो अपना सिलेबस भेजा हुआ है, कुछ कुछ ने नहीं भेजा है। जिनको नहीं मिला है वो तो कोई बात नहीं, जब मिल जाएगा तब बता देना। लेकिन जिनको नहीं मिला है वो प्लीज जो जो चैप्टर्स हो चुके हैं वो वाले चैप्टर्स मुझे भेज देना लिख के कि सर हमारे स्कूल में ये चैप्टर्स हो चुके हैं और ये वाला चैप्टर चल रहा है, सो डैट मुझे आइडिया हो जाए कि कौन कौन से चैप्टर्स अभी आपको करने हैं एंड कौन कौन से अभी नहीं करे हैं या करने हैं। फाइन। किसी को कोई डाउट है अगेन तो प्लीज सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, और मैं रिकॉर्डिंग ये अपलोड कर दूंगा। जिस जिसको बीच बीच में आवाज चली गई थी, गायब हो गई थी, तो वो रिकॉर्डिंग देखकर प्लीज देख लेना कि कहाँ पर आपने कुछ मिस किया है। और अगर नहीं समझ आता है तो अगेन डू आस्क मी। बुक जरूर पढ़ लेना प्लीज, ये चैप्टर अपनी अपनी बुक में से जरूर पढ़ लेना। और नोट्स बनाने की कोशिश खुद करो, मैं तो नोट्स दूंगा ही, बेटर होगा कि आप खुद नोट्स बनाने की कोशिश करो। नोट्स में आप सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखोगे कि जो हेडिंग्स हैं और उनके मेन पॉइंट्स की फंक्शन क्या है, क्या चीज है ये, किसने डिस्कवर की, इफ वो अवेलेबल है आपकी बुक में दिया हुआ है तो, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। और हार्मफुल इफेक्ट क्या है, यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट भी आपको लिखने हैं। दोज वुड बी इनफ
फॉर यू, अगर आप उनको बना लोगे नोट्स को, तो आपको उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स बनाते वक्त ही आपको खुद पता चल जाएगा। ओके तनिषा, गुड। ठीक है, तो आज के लिए बस क्लास इतनी ही। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई इशू है क्लास के क्लास के बारे में, कि क्लासेस कैसे होती हैं, जो न्यूली ज्वाइंड हैं, स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूँ, तो प्लीज